नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, जब हम चौहान वंश पढ़ते हैं, चौहान वंश में पृथ्वीराज तृतीय पढ़ते हैं, तो उस समय एक पात्र और आता है, उसका नाम है संयोगिता। क्या नाम है? संयोगिता। इस संयोगिता की अगर हम बात करें तो ये घेड़वाल वंश के एक शासक है जिनका नाम है जयचंद। क्या नाम है? जयचंद। और इस जयचंद की क्या है, वो पुत्री है। ये घेड़वाल वंश है। ये येलो येलो पूरा दिखा रखा है ना, ये वाला, ये पूरा घेड़वाल वंश है। इनका साम्राज्य रहा है पूरा। और इधर किसका रहा है? चौहानों का रहा है। तो ये घेड़वाल वंश का जो शासक है, इसका नाम है जयचंद। क्या नाम है? जयचंद्र है। और जयचंद की बेटी का नाम क्या है? संयोगिता। कहते हैं विद्यार्थियों, बचपन में अजमेर का जो पृथ्वीराज तृतीय है, ये और संयोगिता, ये दिल्ली में रहते थे। कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। इसका ननियाल था वहां पर दिल्ली में। किसका? पृथ्वीराज का। तो वहां पर ये मिले थे, तो इनका बचपन का प्यार था। पृथ्वीराज तृतीय, ये दोनों यहाँ रहते थे। जैसे जैसे बड़े हुए तो ये तो अजमेर का शासक बन गया, और अजमेर का शासक बन गया, ये वापस कहाँ चली गई? यूपी वाला जो क्षेत्र है, गेडवाल वंश है, वहां पर उनके घर पे चली गई। और लेकिन बचपन का प्यार था, वो बड़ा खतरनाक होता है बचपन का प्यार। जवानी का प्यार तो क्या कुछ समय तक चलता है, फिर हट जाता है। अब इस संयोगिता की शादी करने को लेकर जो गेडवाल वंश के शासक है जयचंद, उन्होंने एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। कौन सा? राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। और इसी दौरान इसका स्वयंवर रचा। किसका? स्वयंवर रचा, जिसमें आसपास के या दूर दराज के जितने भी राजा थे, सभी राजाओं को, सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया। लेकिन एक व्यक्ति को आमंत्रित नहीं। उसका नाम क्या था? पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय से ये जो जयचंद है, ये द्वेषता रखता था इंटरनल। शादी करना तो दूर की बात है, इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था ये। और इसको अपमानित भी करना चाहता था। जब इसने स्वयंवर रचा, तो स्वयंवर रचा तो दरबार में सभी राजाओं को बुलाया, सभी को निमंत्रण भेजा, सारे आए भी सही। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाया। और उसको उसको अपमानित करने के लिए उसने उसकी एक मूर्ति बनवा दी। किसकी? पृथ्वीराज तृतीय की। और उसको द्वार पर लगवा दी। वहां पर जो भी राजा महाराजा आवे दूसरे राज्यों के, वो देख के हंसे और अंदर चल जाए। ठीक है। ये सारी घटना देख रही थी कौन? संयोगिता देख रही थी। सभी राजाओं के सामने कुछ शर्त रखी गई। सारे लोग उस शर्त पर मतलब जब भी देखा होगा, अपने स्वयंवर रचते हैं तो कुछ न कुछ शर्त रखते हैं। और जो उस शर्त को पूरा कर लेता है, उसके साथ उस राजकुमारी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। तो विद्यार्थियों, उन्होंने जो शर्त वगैरह वो पूरी नहीं की, उससे पहले ही इस संयोगिता ने क्या किया, इसको पता लगा कि पृथ्वीराज तृतीय जो मेरा बचपन का प्यार है, उसको आमंत्रित नहीं किया। क्योंकि उसको आमंत्रित करती तो उसके साथ शादी वैसे ही हो जाती, उनकी कोई दिक्कत नहीं थी। उसको आमंत्रित नहीं किया, तो उसने वो जो माला थी वो कहाँ डाल दिया? द्वारपाल के रूप में जो उसकी मूर्ति थी उसके ऊपर डाल दिया। और इस बात की खबर हो जाती किसको? पृथ्वीराज तृतीय को। तो मेरा बचपन का प्यार मेरा इंतजार कर रहा है, और उसने तो माला तक पहना दी, मैं यहीं बैठा हूँ। फिर ये गया वहां से, इसके पास जाता है और जाकर उसको उठाकर लेकर आ जाता है। कोई कहता किडनैप करके लेके आता है, कोई कहता वो उसकी मर्जी से आई थी, जो भी था। और अजमेर में आकर ये विवाह कर लेते हैं। जब भी कोई ऐसा विवाह करते हैं तो एक प्रकार से प्रेम विवाह ही हो गया है। और प्रेम विवाह को हम कहते हैं गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह किया था इसने संयोगिता के साथ। चाहे तो हम इसको एक लाइन में समाप्त कर सकते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने गढ़वाल शासक जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के साथ गंधर्व विवाह किया था। और इसको चाहो तो आप 1 घंटे तक स्टोरी के रूप में लिखते रहो। चलो कोशिश करते हैं शॉर्ट में लिखाने। देखो, पृथ्वीराज तृतीय ने पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद घेड़वाल, नाम याद रखना बस, जयचंद घेड़वाल
ये भी राजपूत है, ये भी राजपूत है ना। जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता के साथ गंधर्व विवाह किया था। कौन सा विवाह किया था विद्यार्थियों? गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह किया था। कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह किया था। लिखिएगा। जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज तृतीय से संयोगिता का विवाह नहीं करना चाहता था और उसके द्वारा जब राजसूय यज्ञ किया गया, राजसूय यज्ञ किया गया, ब्रैकेट में संयोगिता का स्वयंवर किया, तो पृथ्वीराज तृतीय के अलावा सभी राजाओं को आमंत्रित किया। सभी राजाओं को आमंत्रित किया और पृथ्वीराज तृतीय को, अब P3 लिख लिया करो आप, है ना। पृथ्वीराज तृतीय को अपमानित करने हेतु द्वार पर द्वार पर उसकी मूर्ति लगवा दी, है ना। तथा स्वयंवर के समय तथा स्वयंवर के समय संयोगिता ने उसी मूर्ति को माला पहनाकर अपना वर स्वीकार कर लिया। है, मूर्ति को माला पहनाकर अपना वर स्वीकार कर लिया। लिख लिया। अब देखो विद्यार्थी, इस बात का पता किसको लगा? पृथ्वीराज तृतीय को। तो पृथ्वीराज चौहान वहां पे गया और उसको जबरदस्ती वहां से उठा के लेकर आ गया, राजमहल में आकर गंधर्व विवाह कर लिया। जिसकी जानकारी पृथ्वीराज को होने पर जिसकी जानकारी पृथ्वीराज को होने पर बलपूर्वक संयोगिता को अजमेर लाया और गंधर्व विवाह रचा, है ना। गंधर्व विवाह के ब्रैकेट में प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। अब देखो विद्यार्थी, अब और भी दुश्मनी बढ़ जाएगी। किसके? जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, जो कि चौहान और गढ़वाल वंश की शत्रुता का तात्कालिक कारण बनी। अब देखो विद्यार्थियों, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर त्रिपाठी। क्या नाम है? डॉक्टर त्रिपाठी।
और एक हुए गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। कौन हुए? ओझा जी। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर त्रिपाठी, इस जो पूरी कहानी, ये जो विवाह वाली पूरी जो स्टोरी सुनाई है आपको, इसको क्या बताते हैं? गलत बताते हैं, निराधार बताते हैं। लेकिन कुछ ऐतिहासिक स्रोत है, वो हमें इस घटना की जानकारी देते हैं, वो इसको सही ठहराते हैं। तो लिखो, उक्त घटना को, उक्त घटना को कुछ इतिहासकार, पब्लिक स्रोत, करो एडजस्ट करो, कुछ इतिहासकार, पब्लिक स्रोत सही मानते हैं तो कुछ गलत मानते हैं। कुछ क्या मानते हैं? सही, तो कुछ गलत मानते हैं। देखो, सही मानने वाले, घटना को सही मानने वाले स्रोत लिख लो। कौन कौन से स्रोत है जो इसको सही मानते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन मानते हैं? तो सही, डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रोदय ने। इसके अलावा सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र। इसके अलावा आईने अकबरी। ये सब विद्यार्थी इस घटना को क्या बताते हैं? सही बताते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा, पृथ्वीराज रासो, और सुरजन चरित्र, और आईने अकबरी। देखो, इस घटना को निराधार बताते हैं, इस घटना को निराधार, ब्रैकेट में असत्य बताते हैं डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो निराधार या असत्य बताने वाले कौन कौन है? दो व्यक्तियों का नाम याद रखना विद्यार्थियों। हालांकि इनके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही है, डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और इस विवाह की जो घटना है, इसको सही बताने वाले कौन कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, पृथ्वीराज रासो, सुरजन चरित्र और आईने अकबरी। लिख लिया विद्यार्थी? ये हो गया विद्यार्थियों संयोगिता वाला विवाद। इसके अलावा एक नोट डाल के और लिख सकते हो, दिल्ली के शासक महाराजा अनंगपाल द्वितीय थे। कौन थे? महाराजा अनंगपाल सेकंड थे। अनंगपाल सेकंड विद्यार्थियों पृथ्वीराज तृतीय के कौन है? नाना है, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के नाना थे। अब नाना ने कहा तू ही संभाल ले दिल्ली, तो नाना ने किसको दे दी दिल्ली? पृथ्वीराज तृतीय को दे दी। तो यानी कि पृथ्वीराज तृतीय का दिल्ली तक अधिकार हो गया था। अब दिल्ली तक अधिकार हो गया तो फिर वो गैडवाल तो चिढ़ेगा ना इससे। हाँ। दोनों का ही ननियाल बताते हैं वहां पर। लिख लिया? जिस, एक मिनट, सेंटेंस जमा नहीं, वापस बोलना। नाना थे, उन्होंने दिल्ली का राज्य पृथ्वीराज को सौंप दिया। दरबारी कवियों के बारे में मैंने लिखा ही दिया, आश्रय प्रदान कौन कौन थे। अब देखो विद्यार्थियों, दो प्रसिद्ध युद्ध होंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य, और उनको बोलते हैं हम तराइन का युद्ध। क्या बोलते हैं? तराइन का युद्ध। एक युद्ध तो होगा 1191 में। कब होगा? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी।
और गौरी है विद्यार्थियों गजनी का। कहाँ का है? पृथ्वीराज तृतीय कहाँ का है? अजमेर मुख्य रूप से। फिर इसी प्रकार 1192 में होगा, सेम ये के रहेंगे। और ये जो तराइन नामक जगह है, करनाल, करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में युद्ध हुआ। कहते हैं कि पहले युद्ध में ये जीता था और सेकंड युद्ध में गौरी जीता, है ना? ये दोनों युद्धों के बारे में हम लिख लेते हैं। देखो, तराइन के युद्ध, हेडिंग डालो, तराइन के युद्ध। तराइन के युद्ध लिखिएगा। पहला लिखो, पहला तराइन का प्रथम युद्ध। दोनों को लिखा देता हूं, यहाँ लिखा देता हूं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। और जहां भी प्रथम लिख रहे हो वहां 1191, और जहां द्वितीय लिखोगे वहां 1192। लिखिएगा। यह युद्ध ईस्वी में, कब? 1191। रंजी क्या लिखा आपने? एक मिनट हाथ हटा। तराइन 91 लिख रहा है। एक मिनट, ये युद्ध कब लड़ा गया विद्यार्थियों? 1191 ईस्वी में लड़ा गया। लिखो, यह युद्ध तराइन के मैदान में लड़ा गया। कहां पर लड़ा गया विद्यार्थियों? तराइन का मैदान। अब जो तराइन का मैदान लिखा है ना आपने, उसको रेखांकित करके लिख लो। करनाल हरियाणा में पड़ता है। तराइन कहाँ है? करनाल हरियाणा। मैदान का नाम तो क्या है? तराइन ही है, ध्यान रखना। और तराइन जो क्षेत्र है वो पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी जगह पे? करनाल में। कई बार पूछा गया है ये। लिखो, यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। सेनाओं के मध्य लड़ा गया। लिख लिया? देखो, जिस समय ये युद्ध हुआ उस समय पृथ्वीराज का सेनापति खांडेराव था। कौन था विद्यार्थियों? खांडेराव था। उस समय खांडेराव। पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति कौन था? खांडेराव। देखो, इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और गौरी की हार हुई। तो आज तक जो भी यहां से सवाल बना, केवल इतना ही सवाल बना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, या किस किस के बीच में हुआ, या कौन जीता। ठीक है ना? अब लिखो, थोड़ी सी एक दो लाइन की जगह छोड़ देना, कभी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाए तो आप ऐड कर लेना अपने हिसाब। अब लिखिएगा आप, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, या तराइन का दूसरा युद्ध। और ये होता है विद्यार्थियों 1192 में। कब होता है? 1192 में। अब देखो, ये युद्ध भी किसके बीच में हुआ? गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ। अब हकीकत तो ये है कि पृथ्वीराज चौहान इसमें हारे थे और गौरी की इसमें जीत हुई थी। हकीकत तो ये है, लेकिन अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग स्रोत हमें अलग अलग जानकारी देते हैं।
तो जो हमारा एग्जाम की दृष्टि से जो छोटा मोटा क्वेश्चन बनता है उसमें तो आप ये याद रखना कि किसके बीच में हुआ ये युद्ध, गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ, और जीता कौन था, गौरी जीता था। बस इतना याद रखना। और कब हुआ ये, 1192 में। लिखाने की आवश्यकता है क्या इसके बारे में, नहीं है ना, क्योंकि यही फैक्ट है सेम इधर के इधर। और कहाँ पर हुआ, तराइन के मैदान में हुआ। तराइन का मैदान कहाँ है, तो ये फर्स्ट युद्ध में लिखा दिया सारी बातें मैंने आपको, ठीक है ना। अब देखो, जब 1191 में गौरी हार गया था, गौरी हार गया था, तो फिर एक साल बाद में ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वीराज को हारना पड़ा। इसको हारना पड़ा, पृथ्वीराज को। अब ये तो विद्यार्थी जीत गए थे, पृथ्वीराज चौहान की सेना तो क्या हो गई थी इसमें, जीत गई थी। तो इनको लगा भारी आक्रांता है, कुछ समय तक उसने आक्रमण किया, हार गया, वो चला गया। लेकिन ये लगातार अपनी सेना को मजबूत कर रहा था, अपनी रणनीति तैयार कर रहा था। और इस अजमेर के जो चौहान वंश का शासक है पृथ्वीराज तृतीय, इसके पास कभी संदेश भिजवाता तो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। हारने के बाद भी क्या कह रहा, मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। कभी कह रहा मेरे से संधि कर ले। मतलब लगातार इसके पास वो भेज रहा है। लेकिन इस बात को ये समझ नहीं पाया, कौन, पृथ्वीराज तृतीय समझ नहीं पाया। ये सोचा ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, मेरे समझौता करने के लिए कह रहा, कर लूंगा, छोटा मोटा दे दूंगा राज्य, कोई सीमावर्ती क्षेत्र है वो छोटा मोटा दे दूंगा इसको, देने की जरूरत पड़ी तो। और ज्यादा करेगा, लड़ाई करेगा तो मैंने पहली बार तो लड़ाई किसी को, जैसे माना कि आपके दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होती है, तो एक बार आपने उसके चाटे चाटे मारे, उसको हरा दिया, तो अब दूसरी बार भी आपको पूरा विश्वास रहता है कि मैं ही मारूंगा उसको। लेकिन अगला पूरी पूरी तैयारी के साथ अब आ रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको आना पड़ेगा। और विद्यार्थियों, ये तराइन का द्वितीय युद्ध वह युद्ध था जिसने युग परिवर्तन कर दिया था। जहां पहले राजपूत चौहानों का शासन हुआ करता था, वहां पर अब दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चालू हो जाए। तो राजपूतानों की जगह पे या चौहानों को पराजित करके या हिंदुओं को पराजित करके जो सल्तनत की जो सत्ता थी, वो प्रारंभ इसी युद्ध के बाद में होती, क्योंकि जो शक्तिशाली शासक था उसको हरा दिया था गौरी ने। देखिएगा, इस युद्ध में, द्वितीय युद्ध के बारे में बता रहा हूं, इस युद्ध में पृथ्वीराज का साथ, पृथ्वीराज तृतीय है ना, यहाँ पृथ्वीराज का मतलब पृथ्वीराज तृतीय है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का साथ जालोर के शासक जालोर के शासक समर सिंह, क्या नाम है, समर सिंह, कौमा, दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय, दिल्ली का प्रशासक कौन है, गोविंद राय, कौमा, मेवाड़ के सामंत सिंह ने, मेवाड़ का कौन है, सामंत सिंह ने, वापिस बोलना, जमा नहीं सेंटेंस, जालोर के समर सिंह, दिल्ली का गवर्नर गोविंद राय और मेवाड़ का शासक सामंत सिंह ने दिया था। लिख लिया। देखो, इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुआ और गौरी की जीत हुई। लिख लिया। सर वो तो बताया नहीं, वो ने उसके तीर लगा दिया तार, वो एक दोहा भी है, ये 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था, ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। तो चलो अभी लिखा दूं, देखिएगा, यह युद्ध भारत में इस्लामिक राजतंत्र की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी था।
तो कौन सा युद्ध विद्यार्थियों भारत में इस्लामिक राजतंत्र की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी माना गया है? तराइन का दूसरा युद्ध। इस्लामिक राजतंत्र की स्थापना के लिए उत्तरदायी माना जाता है। लिख लिया? देखो विद्यार्थियों, गोरी ने जितना भी क्षेत्र जीता था भारत की तरफ, ये सारा क्षेत्र इसका एक गुलाम था जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। और आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत में गुलाम वंश की स्थापना करेगा। की स्थापना करेगा? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत काल में पढ़ते हैं हम, 1206 से 1526 तक सल्तनत काल होता है, और उसमें पहला वंश कौन सा आता है? गुलाम वंश ही आता है। देखिएगा, मोहम्मद गोरी के द्वारा, मोहम्मद गोरी गजनी का, ध्यान रखना, कहाँ का है? गजनी का। और गजनी पड़ता है अफगानिस्तान के आसपास। मोहम्मद गोरी ने भारत के विजित क्षेत्र, भारत के जो भी क्षेत्र जीते थे ना, मोहम्मद गोरी ने भारत के विजित क्षेत्र अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसने विग्रहराज फोर्थ के द्वारा जो संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी उसको तुड़वाकर उसके स्थान पर मस्जिद बनवाई थी। कौन सी मस्जिद बनवाई थी? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक। लिख लिया? कुतुबुद्दीन को रेखांकित कर लो। इसी ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। इसी के द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। और सल्तनत काल में पहला वंश कौन सा आता है? गुलाम वंश ही आता है, ध्यान रखना, जो कि सल्तनत कालीन पहला राजवंश था। सल्तनत कालीन पहला इस्लामिक राजवंश है ना, सल्तनत कालीन पहला राजवंश था। देखो विद्यार्थी, इतना भयंकर निर्णायक युद्ध था ये कि इसने उत्तरी भारत में जो राजपूतों का शासन हुआ करता था, राजपूतों के शासन को समाप्त कर कर इस्लामिक शासन की स्थापना कर दी। एक नहीं की। देखिएगा, तराइन का दूसरा युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। तराइन का दूसरा युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, क्योंकि देखो निर्णायक युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युद्ध में उत्तर भारत में राजपूतों का अंत हुआ और सल्तनत काल का उदय हुआ। वापस बोलूं, ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में उत्तर भारत में राजपूतों का अंत हुआ और सल्तनत काल का उदय हुआ। सल्तनत काल को रेखांकित, 1206 से लेकर 1526 का काल क्या कहलाता है? सल्तनत काल कहलाता है। क्या कहलाता है? सल्तनत काल। 1206 से स्टार्ट होता है, 1526 का काल क्या कहलाता है विद्यार्थियों? दिल्ली सल्तनत का काल कहलाता है। यानी कि दिल्ली किसके हाथों में रही? सल्तनत मुसलमानों के हाथों में रही, इस्लाम के हाथों में रही। उसके बाद में मुसलमानों के हाथों में रहेगी, क्योंकि उसके बाद मुगल वंश आ जाएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा? मुगल वंश आ जाएगा विद्यार्थियों। 1526 में आता है, बाबर स्थापना करता है इसकी।
और मुख्य रूप से 1707 तक। और वैसे तो आपको पता है 1857 की जो क्रांति होगी ना, वहाँ तक ही रहेगा। और फिर बाद में 61-62 के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती, किसकी? बहादुर शाह जफर की, रंगून में। तो जब तक रहेगा रहने लेकिन मुख्य रूप से 1707 तक। कब तक रहता है? 1707 तक। उसके बाद में आपको पता है 1757 प्लासी का युद्ध होता है, और फिर बक्सर का युद्ध होता है 64 में। और उसके बाद में धीरे धीरे, और 1818 में तो राजस्थान के जितने भी रियासतें हैं उन्होंने सहायक संधियाँ कर ली थी। तो कहने का मतलब अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं। किसके अधीन आ जाते हैं? जो 1947 तक अंग्रेजों के अधीन रहे। अब देख लो आप, कुल मिला के कभी किसके अधीन रहे, कभी किसके अधीन रहे। और वर्तमान में ठीक है सिस्टम, लोकतांत्रिक है, लेकिन कभी कभी जनतांत्रिक जैसा लगता है, निरंकुशता लगती है कभी कभी। चलो, एक विद्यार्थी, अब देखो इस युद्ध की घटनाओं के बारे में या युद्ध के जो परिणाम आए, इनको लेकर अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग स्रोत, अलग अलग बातें बोलते हैं। तो कई बार उनका रेफरेंस देके अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। एक इतिहासकार हुए विद्यार्थियों, श्रीवास्तव, क्या नाम है? डॉक्टर A L श्रीवास्तव। इस युद्ध के परिणाम को लेकर क्या बोलते हैं वो लिख लीजिए आप। लिखो, डॉक्टर आशीर्वाद, नाम है इनका। एक का मतलब क्या है? डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार, पूरा नाम भी लिख लिया करो, डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार, यानी कि A L श्रीवास्तव के अनुसार। लिखो, यह युद्ध, कौन सा युद्ध? तेरा इनका सेकंड युद्ध। यह युद्ध भारतीय इतिहास की एक युग परिवर्तनकारी, युग परिवर्तनकारी घटना थी। युग परिवर्तनकारी घटना थी। तो तेरा इनके दूसरे युद्ध को युग परिवर्तनकारी घटना किसने बताया? डॉक्टर A L श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया। और इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। एक इतिहासकार हुए हैं विद्यार्थियों जिनका नाम है स्मिथ। क्या नाम है? स्मिथ क्या कहते हैं? उन्होंने भी कुछ न कुछ तो कहा होगा। लिखो, स्मिथ के अनुसार। ये अलग ही देते हैं। देखिएगा, इस युद्ध के बाद चौहानों का महान साम्राज्य, चैप्टर क्लोज, चौहान महान साम्राज्य समाप्त हुआ और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म के विनाश का समय प्रारंभ हो गया। बौद्ध धर्म के विनाश का समय प्रारंभ हुआ। तो ये बात किसने कही? और फिर ऐसे चार विकल्प दे देते हैं, इनके जो इतिहासकार है उनके नाम दे देते हैं कि कौन सा सही है। और ऐसे भी दे देते हैं, एक तरफ इतिहासकार का नाम, एक तरफ ये स्टेटमेंट, और फिर इनको सम्मिलित करा। कथन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कोई भी घटना घटित होती है तो अलग अलग विद्वान, इस दुनिया में विद्वानों की कोई कमी नहीं है, अपने अपने तर्क देते हैं सब। तो लेकिन ये जो तर्क दिए ना इन्होंने, ये बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं कि नहीं करते? माना कि मैंने आपको 5 कथन लिखा दिए, 5 कथन नहीं आकर छठा कथन आ गया, तो फिर मैंने मेरी दृष्टि से 5 इंपोर्टेंट लिखा है आपको, हजारों की संख्या में कथन है। हर घटना के बारे में सब लोग अलग अलग अपना मत देते हैं, विद्यार्थियों देते कि नहीं देते? लेकिन तो कथन बोल गए दिक्कत स्टूडेंटों को होती है। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर ये
दिल्ली सल्तनत काल के समय अगर ये गौरी नहीं आता तो बीच का हमें इतिहास पढ़ना ही नहीं पड़ता। भाई अगर गौरी उस समय अगर पृथ्वीराज चौहान को नहीं हराता तो उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं होती, सल्तनत काल आता ही नहीं। डायरेक्ट हमें मुगल काल पढ़ना पड़ता, हो सकता है अंग्रेजों का काल पढ़ना पड़ता, हो सकता है अंग्रेज आते ही नहीं तो ये सारी घटनाएं घटित होती नहीं। तो इतिहास में तो विद्यार्थियों जो घटित हो चुका है उसी के बारे में पढ़ना होता है। बच्चों के सोचने से कुछ भी नहीं होता है, जो हो गया उसको पढ़ो बस। लिखो विद्यार्थियों, एक महाकाव्य जिसका नाम है हमीर महाकाव्य, नोट डालो। हमीर महाकाव्य किसने लिखा है? नयन चंद्र सूरी ने लिखा है। लिखा है नयन चंद्र, नयन चंद्र सूरी के द्वारा रचित एक काव्य है जिसका नाम क्या है? हमीर महाकाव्य। इसमें क्या लिखा है? हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 7 बार पराजित किया था। कितनी बार पराजित किया? हमने तो 2 युद्धों का नाम ही सुना है। कौन कौन सा? तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। पहले में तो पृथ्वीराज जीता है भाई, और सेकंड में हार गया। लेकिन हमीर महाकाव्य क्या कहता है? अब देखो विद्यार्थी, मैंने कहा ना, अब यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास आएगा इन बातों को लेकर, क्योंकि जितने भी मुस्लिम इतिहासकार हैं वो किसको जिताने की कोशिश करेंगे, और जितने भी हमारे भारतीय या राष्ट्रवादी या हिंदू इतिहासकार है वो किसको जिताने की कोशिश करेंगे? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, हमें दोनों को पढ़ना है। लिख लिया? देखो, ये तो देखो, हमीर महाकाव्य में तो लिखा है कि इसने इसको 7 बार हराया था, लेकिन सुरजन चरित्र ये कहता है 7 बार नहीं, 71 बार हराया था। देखो, सुरजन चरित्र के अनुसार, और सुरजन चरित्र किसने लिखा है? हैं? किसने लिखा है? चंद्रशेखर। सुरजन चरित्र के अनुसार 21 बार हराया था। 21 बार लिख लो, आप शॉर्ट में लिख लो। हाँ, 21 बार हराया ना। बार बार उसी चीज को थोड़ी लिखोगे। लिखो, मेरुतंग के प्रबंध चिंतामणि के अनुसार, कौन सा प्रबंध? चिंतामणि के अनुसार 23 बार हराया था। कितनी बार हराया विद्यार्थी? 23 बार हराया। लिख लिया? देखो, पृथ्वीराज प्रबंधन में, पृथ्वीराज प्रबंधन में 8 बार का उल्लेख मिलता है। कितनी बार का? 8 बार का उल्लेख मिलता है, जिसमें 2 निर्णायक युद्ध हुए थे। कितने? 2 निर्णायक युद्ध हुए। 2 कौन कौन से? एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का दूसरा युद्ध। नोट, इन तराइन की लड़ाइयों का, ये तराइन के युद्धों का प्रारंभिक स्रोत निम्नलिखित है। इन तराइन के जो युद्ध हुए ना, इनकी जानकारी हमें कौन कौन से स्रोत देते हैं, उनके बारे में लिख लो। इन तराइन के युद्धों के प्रारंभिक स्रोत
निम्नलिखित है। प्रारंभिक स्रोत निम्नलिखित है। देखो आपको क्या युद्ध वगैरह इनको पढ़ते हो तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब साहित्य पोर्शन पढ़ते हो तो बड़ा दिक्कत होती है, इसको याद करना होता है और क्वेश्चन साहित्य पोर्शन से आते हैं। प्रारंभिक स्रोतों में लिखो विद्यार्थियों, पहला पृथ्वीराज रासो। हमें जानकारी कौन देता है? पृथ्वीराज रासो देता है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई। मुख्य रूप से चंद्र बरदाई, और बाद में पूरा किसने कराया था इसको? इनके पुत्र जल्लन ने पूरा कराया था। लिख लिया? अगला ग्रंथ का नाम लिखो विद्यार्थियों, ताज उल मासिर। क्या नाम है? ताज उल मासिर। ये ग्रंथ किसने लिखा है? हसन निजामी ने। हसन निजामी, ये भी जानकारी देता है। और तीसरा लिखो विद्यार्थियों, तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी या तबकात ए नासिरी भी लिख सकते हो, बात एक ही। ये लिखा विद्यार्थियों मिनहाज उस सिराज। आज उस सिराज के द्वारा लिखा गया। ये प्रारंभिक स्रोत है जो हमें इसकी जानकारी देते हैं। किसकी? अब देखो, कोई तो कह रहा है कि पृथ्वीराज जीता है, कोई कह रहा है पृथ्वीराज हारा है। तो इसकी मृत्यु कैसे हुई? किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। उसको लिख लेते हैं हम, हेडिंग डालो, पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु। कोई तो कहता है अजमेर में ये मर गया था, कोई कहता गजनी में मरा था। अलग अलग स्रोत अलग अलग जानकारी देते हैं। देखो, मिनहाज उस सिराज लिखो ना, मृत्यु के बारे में लिखो ना, मतलब ये स्रोत हमें क्या जानकारी देता है। देखो, मृत्यु लिख लिया ना आपने, और इसमें लिखो मिनहाज उस सिराज की तबकाते नासिरी के अनुसार। किसके अनुसार? ये जो इसकी मृत्यु की जो जगह बता रहा हूं मैं, किसके अनुसार बता रहा हूं? मिनहाज उस सिराज की एक पुस्तक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? तबकात ए नासिरी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु सिरसा या सरसूती, कहां पर हुई थी विद्यार्थियों? सिरसा या सरसूती में हुई थी। और सिरसा कहां पड़ता है? हरियाणा। अब देखो, हसन निजामी क्या कहता है? लिखो, हसन निजामी के अनुसार। हसन निजामी के अनुसार ध्यान रखना विद्यार्थियों, हसन निजामी ये कहता है जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार गया था और गोरी जीत गया था। गोरी जीता था ना। जीतने के बाद में उसने पृथ्वीराज अपनी उदारता का परिचय देते हुए, किसका? अपनी उदारता का परिचय देते हुए गौरी ने पृथ्वीराज को वापस अजमेर का साम्राज्य सौंप दिया। कभी मेरी अधीनता स्वीकार कर ली तूने,
और अब आप शासन करते रहो। लेकिन उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान निरंतर गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, और षड्यंत्र रच रहा था इसलिए वो मारा गया। ये बात कौन कहता है? हसन निजामी कहता है। लिखो, तराइन के दूसरे युद्ध, हसन निजामी के अनुसार लिख लिया, और इसमें लिखो तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में हुआ था। युद्ध के बाद गौरी ने इसे वापस अजमेर का साम्राज्य दे दिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान षड्यंत्र करने लगा और मारा गया। मतलब देखो, जो मुस्लिम इतिहासकार है उन्होंने कोशिश क्या की है, उनका जो शासक है उसको उदारवादी बनाया है। क्या बनाया? उदारवादी बनाया है। क्या देखो, उसने हरा दिया था, हराने के बाद में भी हारे हुए राजा को कैद किया और छोड़ दिया और उसका साम्राज्य उसको दे दिया, लेकिन वो उसकी हरकतों से नाज नहीं आया। वो वापस गौरी के विरुद्ध क्या कर रहा था? षड्यंत्र रच रहा था, इसलिए मारा गया। तो ये बताया मुस्लिम इतिहासकारों ने। किसने? हसन निजामी बोलता है। लिखो विद्यार्थियों, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब और प्रोफेसर अहमद खलीक के अनुसार, खलीक के अनुसार, मात्रा छोटी आवाज है, छोटी लगा लेना, खलीक के अनुसार। दो का रेफरेंस दे दिया आपको, किस किस का? मिनाजुस सिराज और दूसरा हसन निजामी, और तीसरा कौन सा लिखा है? प्रोफेसर मोहम्मद हबीब और अहमद खलीक के अनुसार। देखो ये क्या कहता है, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शासन वापस सौंप दिया। वापस सौंप दिया। अब देखो वो कैसे इस बात का अंदाजा लगाते हैं। वो इसलिए अंदाजा लगाते हैं कि जब 1192 के बाद में भी कुछ सिक्के जारी हुए थे अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से कुछ सिक्के जारी हुए थे। तो सिक्कों में एक तरफ क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद शाम। मोहम्मद शाम का मतलब है विद्यार्थियों मोहम्मद गोरी। क्या है? मोहम्मद गोरी। तो एक तरफ मोहम्मद गोरी, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की अधीनता स्वीकार करते हुए अजमेर का शासक बन गया था, जिसके प्रमाण कुछ सिक्कों पर दूसरी तरफ मोहम्मद शाम शब्द अंकित है। अब विद्यार्थी, इसका एक राज कवि था। किसका? पृथ्वीराज तृतीय का। इसका नाम क्या था? चंद्र बरदाई। इसको आप इसका पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि भी कह सकते हैं, मित्र भी कह सकते हैं, और सहयोगी भी कह सकते हैं। और इसकी फोटो भी शायद है मेरे पास। ये था ना? तो ये क्या कहता है? कौन? चंद्रवरदाई ने क्या कहा है? देखो, इस युद्ध के बाद
कौन से युद्ध के बाद? तराइन का द्वितीय युद्ध। ये क्या कहता है? देखो, इस युद्ध के बाद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। अब विद्यार्थियों, किसी शासक को बंदी बनाया जाएगा तो अकेले को तो लेके नहीं जाएंगे, उसके साथ ये मित्र था तो इसको भी लेके साथ में वो बंदी बना लिया गया और अपने साथ गजनी लेकर चले गए। कहाँ ले गया विद्यार्थियों? गजनी। गजनी लेकर चले गए। लिख लिया विद्यार्थियों? और वहां ले जाकर जो पृथ्वीराज चौहान था इसकी आंखें पुड़वा दी तथा ये सारी बातें चंद्रवरदाई बोल रहा है। तथा वहां एक मिनट वापस बोलना सेंटेंस। गजनी ले गया है ना, ले गया और नेत्रहीन कर दिया। पुड़वा दिया तो सही नहीं रहेगा, नेत्रहीन कर दिया। इस अवसर पर चंद्रवरदाई भी उपस्थित था। कहां पर? गजनी में। कहते हैं विद्यार्थियों, जब गोरी सिंहासन पर बैठा था गजनी में, कहां पर? सिंहासन में बैठा था। और सामने आपने देखा होगा कई बार राजा महाराजा सिंहासन में बैठ रहते हैं, ऐसे बीच में ग्राउंड टाइप का सब होता है, या फिर दरबार लगा हुआ रहता है, तो दोनों तरफ मंत्री रहते हैं, उधर सामने राजा रहता है और इधर बीच में वो चौक टाइप का सा रहता है। तो ये आंखें निकाल दी इसकी, तो आंखें तो थी नहीं, और इसके पास में ही चंद्रवरदाई भी था। चंद्रवरदाई इसको एक दोहा सुनाता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो कहता है इसके पास उस समय तीर बाण था और इसने आंखें नहीं होते हुए भी एक तीर चलाया और तीर चला के किसको मार दिया? गोरी को मार दिया। ये बात कौन कह रहा है? चंद्रवरदाई कह रहा, और अन्य स्रोत नहीं कह रहे। ध्यान देखो, इसी समय कंटिन्यू में इसी समय चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को एक दोहा सुनाया। एक दोहा सुनाया जिससे पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाकर पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाकर गोरी को मार दिया। किसको मार दिया? गोरी को मार दिया। अब गोरी को तो मार दिया, अब ये दोनों कहाँ बैठे हैं? गजनी में। तो दूसरी जनता थोड़ी छोड़ेगी इनको, और इनका राजा तो वैसे अंधा हो गया। तो चंद्रवरदाई के बेचारे की इतनी हिम्मत नहीं, तो इन दोनों ने सुसाइड कर लिया। ये को कहता है चंद्रवरदाई खुद। यानी कि इस ग्रंथ को जब बाद में लिखा होगा जल्लण ने, तो जल्लण ने ये सारी बातें लिखी होगी कि मेरे पिताजी कैसे मारे गए थे वहां पर। देखिएगा, मार दिया। और अंत में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने आत्महत्या कर ली। अगर कोई व्यक्ति सामान्यतः आत्महत्या करता है तो उसको कायर कहा जाता है, लेकिन मजबूरी में कई बार सुसाइड करना पड़ता है तो उसको कायर नहीं कहा जाता। जैसे आपने इतिहास पढ़ा होगा, क्रांतिकारी पढ़े होंगे, उसमें भगत सिंह का नाम सुना है, चंद्रशेखर का नाम सुना है। चंद्रशेखर ने भी तो, वो सुसाइड ही तो था, लेकिन हम उसको सुसाइड नहीं मानते, वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो क्रांतिकारी नेता थे वो। अलग अलग लोगों का वो सोचने का तरीका अलग अलग होता है। लिख लिया? अब ये दोहा भी लिख लो आप। क्या कविता सुनाई थी या क्या दोहा सुनाया था उसने? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। कई बार पूछा जाता है दोहा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पृथ्वीराज चौहान। लिख लिया? जल्दी लिखो। पृथ्वीराज चौहान बहुत लंबा गया।
मैंने तो शुरुआत में इसलिए स्टार्ट किया था भाई, थोड़ा जल्दी समाप्त हो जाएगा। चार बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। तो विद्यार्थियों, इनकी मृत्यु के बारे में जो जो सरोज जानकारी देते हैं, मैं एक तो मिनहाज उस सिराज का तबकाते नासिरी ग्रंथ में लिखा हुआ है, कहते हैं इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, सिरसा या सरसूरती हरियाणा में हुई थी। और हसन निजामी भी इनके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर मोहम्मद हबीब और प्रोफेसर अहमद खलीक भी जानकारी देते हैं। और उसके अलावा कौन जानकारी देता है, चंद्रवरदाई। क्या कौन देता है, चंद्रवरदाई। क्या जानकारी देता है वो मैंने आपको लिखाई दी। और भी कुछ स्रोत है विद्यार्थियों, उनके बारे में भी लिख लो। अमीर महाकाव्य क्या कहता है मृत्यु के बारे में, है ना। देखो हमीर महाकाव्य के अनुसार, देखो इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था और इसे मरवा दिया गया। बंदी बनाया गया और मरवा दिया गया, बस इतनी जानकारी देता है। इसका मतलब हारा तो होगा तभी बंदी बनाया होगा। देखो अबुल फजल के अनुसार, इसके अनुसार अबुल फजल ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, आईन अकबरी। लिखो ये क्या कहता है, सुनिएगा। ये कहता है कि जब ये युद्ध हुआ था तराइन का सेकंड युद्ध, उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना लिया गया और उसको कहाँ ले गए, गजनी। और गजनी लेकर ले जाकर वहां पे क्या कर दिया, इसको मार दिया। विद्यार्थी देखो, इसे गजनी ले जाया गया। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इसे गजनी ले जाया गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। एक राजस्थान का इतिहास लिखा विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड। ये क्या कहता है, लिखो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। लिखो पृथ्वीराज तृतीय की तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय तो हुई थी, पराजय तो हुई थी, परंतु इतिहास में उनका नाम सदैव के लिए अमर हो गया। पृथ्वीराज क्या हो गए, अमर हो गए। विद्यार्थी ये बात कौन कहता है, कर्नल जेम्स टोड। बावली बात कर रहा हूं। एक नोट डालो विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाए पृथ्वीराज की छतरी कहाँ है, भाई मृत्यु होती है तो वहां पर छतरी बनाते ना, छतरी। लिखो गजनी में, कहाँ पर है, तो इसका मतलब गजनी में मृत्यु हुई होगी जब भी छतरी बनाई है वहां पर, गजनी। और गजनी पड़ता है विद्यार्थियों काबुल में, कहाँ पड़ता है, और काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान। लिख लिया, नोट डाल के क्या लिखा आपने, पृथ्वीराज की छतरी, गजनी, काबुल, अफगानिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वीराज स्मारक, पृथ्वीराज स्मारक, तो पृथ्वीराज स्मारक कहाँ, तारागढ़।
कहाँ पर है? तारागढ़। और तारागढ़ अजमेर वाला तारागढ़, जाते हो ना आप, बीच में आता है। लिख लिया? पृथ्वीराज के बेटे का नाम लिखो विद्यार्थियों, गोविंदराज चौहान। लिखो, नोट डालो एक और। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम गोविंदराज चौहान था। क्या नाम था? गोविंदराज चौहान था, जिसके द्वारा रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना या नींव किसने रखी थी विद्यार्थियों? गोविंदराज ने रखी विद्यार्थी। अब नियमानुसार हमें अगला जो वंश है वो कौन से वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा? रणथंभौर का चौहान वंश। इसके बेटे के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो वहां से इसके बेटे के इतिहास से ही रणथंभौर का चौहान वंश का इतिहास चालू हो जाता। तो इसी प्रकार जो शाकंभरी और अजमेर का जो चौहान वंश था वो मेरी तरफ से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।